सो लेट अस स्टार्ट। बिजनेस एथिक्स का जो इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, जो बीबीए में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बिजनेस एथिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स? नाउ इट इज क्लियरली अंडरस्टूड देयर आर टू वर्ड्स that makes it business ethics. The term is business ethics. So there are two words associated with it. First is business. So the scenario is basically about business. Business क्या है? We all are aware of it. यहाँ पे बिजनेस करने ही बैठे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं. सो वी ऑल आर अवेयर व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट. तो मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. जो कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनी चल रही है, उसमें जो एथिक्स है, व्हाट डज इट मीन? एथिक्स क्या है? एथिक्स आर द मॉरल वैल्यूज और द प्रिंसिपल दैट गाइड्स आवर बिहेवियर. हमारा बिहेवियर क्या है, जो हम करते हैं, दैट इज अवर बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी हमने ये पढ़ा है. हमारा बिहेवियर, दैट इज the way I'm representing myself, I'm doing my act. Some or the other things that you can actually see. मैं ये उठा के पानी पी, मैंने तुमसे बात किया, तो ये सारे जो एक्शंस हैं, जो मेरे डेफिनेटली मेरे थॉट में चला होगा, फिर ये एक्शंस आपको दिख रहा है. सो देर आर सर्टन थिंग दैट कम्स इनटू अवर माइंड. तो हमारा इनपुट है, कुछ ना कुछ स्टिमुलस है, और जो रिस्पॉन्स है दैट इज आवर बिहेवियर, जो हमें दिखता है. तो यहाँ पर जो एथिक्स इज कंसर्न विद द मॉरल वैल्यूज, जो हमारे प्रिंसिपल, जो हमारे बिहेवियर को गाइड कर रहा है. क्योंकि ये जो बिहेवियर है, ये कहाँ दिखता है? बिजनेस को हम कैसे चला रहे हैं, हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं. डिसीजन कैसा लेते हैं? इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वी नीड टू टेक ऑन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वी नीड टू टेक ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन एज रिगार्ड्स टू रिसोर्स एलोकेशन. कभी होता है डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, प्राइसिंग इश्यूज होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर बहुत सारे, हर जगह पर आप देखोगे डिसीजन लेना होता है. जब आप बिजनेस चला रहे हो या नौकरी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस. इफ यू आर वर्किंग इन एनी बिजनेस, दैट मीन्स यू आर हैंडलिंग द बिजनेस. थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक अ रिसोर्स एलोकेटर. हाउ आई विल बी एलोकेटिंग द रिसोर्सेज. थिंक लाइक अ मैनेजर, अ डिसीजन मेकर हु इज टेकिंग ऑल द टाइप्स ऑफ डिसीजन. ना जब मैं डिसीजंस ले रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के डिसीजन, हर एक जगह पर ये एथिक्स आ जाता है, सही या गलत. ये जो सही और गलत, राइट और रॉन्ग, ये जजमेंट हम कैसे लेते हैं, वो आ जाता है हमारी मॉरल वैल्यूज से, जो हमें गाइड करता है. ये जो हमारा मॉरल वैल्यूज है, वो हमें गाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, उसको चूज करने में. सो जो बिजनेस एथिक्स है, लेट मी गो इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट. Business ethics refers to the principles and moral values that guide the behavior and decision-making processes within a business or organizational context. तो क्योंकि मैं business ethics की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे इधर आ जाओ. इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? Moral values that guide the behavior and decision-making process within a business or organizational context. ठीक है, क्योंकि मैं बिजनेस एथिक्स की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मोरालिटी के सिनेरियो में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को लेकर. ठीक है, ऐसे एथिक्स मतलब सिंपल, द वैल्यूज दैट गाइड्स आवर डेली एक्शंस. डेली लाइफ में जो अपने एक्शंस लेते हैं, राइट और रॉन्ग, वो तो एथिक्स है ही. बट क्योंकि हम बिजनेस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, सो वी आर रेफरिंग इट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट. फाइन. इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट. बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा बना रहे, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, सप्लायर के संग हमारा कैसा रिलेशन है, एम्प्लॉइज के संग कैसा रिलेशन है, ऑल दिस कम्स इनटू द पिक्चर. फाइन. इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंडक्ट, इंक्लूडिंग इंटरैक्शन विद एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी. फाइन. की कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स इंक्लूड. बिजनेस एथिक्स का की कॉम्पोनेंट क्या क्या है? फर्स्ट इज इंटीग्रिटी. सबसे पहली चीज है इंटीग्रिटी, एकदम सही से काम को करना, सच्चाई से काम को करना, राइट, इन ऑल द बिजनेस डीलिंग. फेयरनेस, ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, कि काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, लोगों को निकाल दिया, सैलरी टाइम पे नहीं देना, कॉम्पिटिटर्स के संग चीट करना, ये सब नहीं, फेयर होना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी, accepting and being responsible for the consequences of business decision. We should be responsible. In business ethics, the component comes because this ethical guidelines comes into picture because we are taking the responsibility for whatever we are doing. अगर अपने responsibility नहीं लेते हैं, बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस में रिसोर्सेज को जैसे मन चाहे यूज करें, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे.
रिसोर्सेज सोसाइटी का है, आई कैन नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज। इसीलिए बोलते हैं ना बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइम ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डेफिनेटली कीपिंग इन माइंड द प्लैनेट, पीपल एंड द अदर कंसर्न्स that centers around the business, right? But the primary objective is optimum utilization of resource. If I'm not utilizing the resources well, that means I'm wasting the resources of the society that I cannot do. So I should be responsible in whatever I'm doing. Clear? हम जो भी कर रहे हैं बिजनेस में, बोलूँगी मेरा है, मैं कैपिटल लगाई हूँ, मैं जैसे मन चाहे यूज़ करूँ। नहीं, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बी रिस्पॉन्सिबल, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर एक्शंस आई एम टेकिंग। ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा हो, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, एंड फॉस्टरिंग एंड इंक्लूजिंग एंड डाइवर्स वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी को अपने वर्क प्लेस में लाना है। ये नहीं कि इसको नौकरी देंगे उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हर तरीके के लोगों को हमको लेके चलना है। कंप्लायंस, एडहरिंग टू लीगल रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कंप्लाई करना है। Whatever business you are in, you need to comply the guidelines. Sustainability, सबसे important issues आज की डेट में है sustainability का। sustainability का कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए ये जो 3P का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं, तो अपने वहाँ पे क्या पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कि पहला अपना सस्टेनेबिलिटी पोजीशन पे अपने को लाना है। हम अगर सस्टेन कर पाएंगे तो बिजनेस कर पाएंगे। इफ आई कैन नॉट सस्टेन, अगर प्लैनेट नहीं रहेगा तो हम रहेंगे, पृथ्वी नहीं है तो हम कहाँ बिजनेस करेंगे जाकर। तो सस्टेनेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, इंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बोलो या CSR बोलो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आज के डेट में। कंपनीज एक्ट 2013 ने तो इन्फोर्स किया ना कि एवरी कॉर्पोरेट शुड एंगेज देमसेल्फ इन CSR एक्टिविटीज। आप बस कमा रहे हो और प्रॉफिट कर रहे हो, ऐसा नहीं। सोसाइटी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट सिटीजन का मतलब यही है कि वट एवर एक्शंस वी आर डूइंग, वी आर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, समवेयर और द अदर वी आर डूइंग समथिंग। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? A code of conduct is a set of guidelines, principles and rules that outline the expected behavior and ethical standards for individual within a particular organization, profession or community. क्या बता रहा है? कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे कैसे हमको करना है, चलना है। कंडक्ट मतलब आप जो कर रहे हो, आपका बिहेवियर, जो कंडक्ट है, हम जो कर रहे हैं, उसका एक कोड बना रहता है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। HR लोग को स्पेशली इस पे इन्वॉल्व होना पड़ता है इन प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जो हमारा गाइडलाइंस प्रिपरेशन है एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसको चेक करना, ये दोनों में HR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क टू गाइड द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड हेल्प्स क्रिएट अ पॉजिटिव एंड एथिकल एनवायरनमेंट। जब हमें पता होता है ना कि हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, लाइक वेंडर नेगोशिएट करना है, तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, मैं गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रही हूँ। अगर गाइडलाइंस नहीं रहे तो हम जैसे मन चाहे वैसे काम करें। तो देयर मस्ट बी सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस विच विल रेगुलेट आवर बिहेवियर, विच विल गाइड आवर बिहेवियर। तो वो है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। द पर्पज ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट इज टू प्रोवाइड अ क्लियर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड प्रिंसिपल्स टू इंश्योर दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी एक्ट विद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड एथिकल नॉर्म्स। क्लियर? ये कोड ऑफ कंडक्ट हमें हेल्प कर रहा है ना कि भाई बिजनेस या हमारा जो कंपनी है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो लिखा हुआ है पूरा कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है, हम वैसे काम करेंगे। अगर हमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिले ना, पता नहीं हो क्या करना नहीं करना, तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं ना। कोई भी चीज़ को एक डायरेक्शन देना होता है तो डायरेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट देता है, राइट। की फीचर्स ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड व्हाट आर द की। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी, 6 मार्क्स का भी आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मार्क्स का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन चांसेस कम ही है, आएगा भी तो 1-2 ऐसे आएगा। डिफाइन बिजनेस एथिक्स। अब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कितना लिखोगे आप? बस इतना, फर्स्ट पैरा, सिर्फ डेफिनेशन। ये जो फर्स्ट सेक्शन है सिर्फ इतना लिखेंगे 2 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स का आया तो फिर हम ये पूरा लिखेंगे की कॉम्पोनेंट्स नो। ठीक है, 5-6 मार्क्स का या बढ़ाकर
तो दिस इज अ समर, मतलब लास्ट में कंक्लूजन इस तरीके से। कोड ऑफ कंडक्ट में भी 2 मार्क्स का आया, 3 मार्क्स का, तो बस इतना लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स का आया तो मैं अगर ये भी मैंने इसमें सिर्फ की ये लिखा, की फीचर्स जो है उसके सिर्फ पॉइंट्स लिखने से भी हो जाए, पॉइंट्स एंड लास्ट में समरी, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। अब 8-9 मार्क्स का आया तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, फाइन। अच्छा, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट? फर्स्ट इज एथिकल स्टैंडर्ड्स, clearly defined principles and values that reflect the organization's commitment to ethical behavior. एथिकल स्टैंडर्ड लिखा रहना चाहिए कि हम, मेरी कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है अपने एम्प्लॉय से, इस सिनेरियो में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट देमसेल्फ इन वेरियस सिचुएशन। अब वेंडर नेगोशिएशन में, रिक्रूटमेंट के टाइम में, रिट्रेंचमेंट के टाइम में, प्रोडक्ट प्राइसिंग के टाइम में, कॉम्पिटिटर जो प्राइसिंग के टाइम में क्या कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, वो उसमें लिखा हुआ है। इस सिनेरियो में आप ये करोगे, ठीक है। कंप्लायंस, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसका मेन जो फोकस है वही तो है कंप्लायंस, कि हमें कंप्लाई करके चलना है, राइट। तो वो है कंप्लायंस। एम्फेसिस ऑन एडहेरेंस टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड इंटरनल पॉलिसीज, फाइन। रेस्पेक्ट एंड इंक्लूजन, रेस्पेक्ट एंड इंक्लूजन का मतलब क्या हो? प्रमोशन ऑफ रेस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव बिहेवियर, रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ये जो रेस्पेक्ट एंड इंक्लूजन है, मतलब हर कोई को रेस्पेक्ट करना है एंड इंक्लूड करना है। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, इसको लेकर ना काफ़ी ट्रेनिंग होती है। इंक्लूजन का मतलब क्या? इंक्लूड करते हुए चलना है, सबको लेके चलना है। एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या? डाइवर्स। तो जब हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर देयर। काफ़ी ठंड लग रही है चलो, जब अपने डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देखो, कोई भी कंपनी में आजकल एक एक सीट भी रिजर्व होती है कि इतने वुमेन एम्प्लॉयज़ होंगे, इतने माइनॉरिटीज से होंगे, इतने जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो होंगे। इसका मतलब क्या है? उन लोग डाइवर्सिटी को लाना चाह रहे हैं, इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो वो है रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन बोथ। तो एक KFC का शायद आउटलेट था ना, जहाँ पर सिर्फ आप देखोगे फिजिकली चैलेंज लोग ही काम करते हैं। तो उन लोग क्या कर रहे? उन लोग को बढ़ावा दे रहे। एक तरह से CSR का काम भी हो गया, इंक्लूजन भी हो गई, डाइवर्सिटी भी आ गई, है ना। नेक्स्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या करेगा? ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या समझते हो? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ और है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कुछ और है, तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने जो पढ़ा, हेनरी फेयर ने जो दिया, उसमें क्या बताया? कॉन्ग्रुएंस ऑफ गोल। सबऑर्डिनेशन गोल जो है वो सुपर ऑर्डिनेट के अंदर ही होना चाहिए ना। इंडिविजुअल गोल्स टू शुड बी इन कॉन्ग्रुएंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को गाइड करेगा हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। जो पॉलिसीज होगी वो इस तरह की होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करे, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, गाइडिंग गाइडलाइंस ऑन हैंडलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड है। कोका कोला का जो बनाने का जो फॉर्मूला है उसको सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं, 5 बड़े बड़े का मतलब कोका कोला का जो कॉम्पोजिशन, कोका कोला ड्रिंक जो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी एक कॉन्फिडेंशियल या ट्रेड सीक्रेट है, काफ़ी बड़ा। तो उसमें 4-5 लोग ही इन्वॉल्व थे जो उसका रखा गया था ना, जहाँ पर जॉर्जिया के एक क्या बोलते लॉकर में, तो वो 5 जन ही थे। अब डेफिनेटली इसको कॉन्फिडेंशियल रखना तो उनके हाथ में। और মানে অন্যান্য ড্রিঙ্কস কি কি সেম ছিল? সব ড্রিঙ্কসের আলাদা আলাদা হয়, যেরকম আমি কোকা কোলার কেসটা বলছি বিকজ দ্যাট ওয়াজ ভেরি মাচ মানে পপুলার। আমাদের এখানে তো নয়, বাট বাইরে অনেক পপুলার, ঠিক আছে। তো ওটা ওই যে ফর্মুলাটা দ্যাট মাস্ট বি কেপ্ট কনफिडेंशियल। सो देयर मस्ट बी सर्टेन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग इट। कोड ऑफ कंडक्ट होगा तब तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा ना, नहीं अगर रहेगा तो जो मन चाहे वो उसको लीक कर सकता है। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉन्फिडेंशियल रखना है सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को। अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिफिकेशन ऑफ द कंसिक्वेंसेस फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग अनएथिकल बिहेवियर।
तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई अगर इसका क्लैरिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होना चाहिए कि अगर आप ये कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मान रहे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसके बदले आपके ऊपर क्या कंसिक्वेंसेस होगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, encouragement of responsible and sustainable practices that contribute positively to society and the environment. Social responsibility के बारे में भी हमें करना है, encourage करना है. Code of conducts are commonly adopted by businesses, non-profit organization, professional association, educational institution and governmental entities. सभी जगह पर जरूरत है कॉर्पोरेट ये कोड ऑफ कंडक्ट का. They play a crucial role in fostering a positive organizational culture, promoting trust among stakeholders and mitigating risk associated with unethical behavior. तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक तरह से प्रोएक्टिव तरीका है अनएथिकल बिहेवियर को रोकने का. क्योंकि अगर मेरे पास कोड ऑफ कंडक्ट रेडी है कि आपको ऐसे ऐसे चलना है तो फिर आप कुछ गलत करोगे ही नहीं. मैंने अगर बताया नहीं कि तुमको कैसे चलना है तो तुम चल रहे हो अंधकार में, गिर पड़ जाओगे. पर मैंने पहले से गाइडलाइन दे दिया तो तुम अनएथिकल बिहेवियर में जाओगे नहीं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स. इसमें वन सच इज व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स. Virtue ethics is a moral philosophy that focuses on the character of an individual rather than on the consequences of actions or adherence to rule. ये जो virtue ethics है ये एक moral philosophy जो कि एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को लेकर स्टडी करता है. वो उसके कैरेक्टर को लेकर कमेंट करता है एंड नॉट रादर देन ऑन द consequences ऑफ एक्शन. तुमने क्या किया, उसका क्या एक्शन हुआ. नॉर्मली क्या होना चाहिए एथिक्स में कि हमने क्या एक्शन लिया, उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ. बट वर्च्यू एथिक्स वो नहीं है. वर्च्यू एथिक्स इज रिलेटेड विद द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. दीज एथिकल थ्योरी एम्फोसाइजेस द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज और पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स एज द फाउंडेशन फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस एंड लिविंग अ मॉरली गुड लाइफ. ये क्या बता रहा है कि ये एम्फोसाइज कर रहा है पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स के ऊपर कि एक अच्छा लाइफ बिताने के लिए हर इंडिविजुअल में पॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए, पॉजिटिव ट्रेट्स फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस एंड लिविंग अ मॉरली गुड लाइफ. तो अच्छे लाइफ के लिए अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए. अच्छा कैरेक्टर होगा तो अच्छे आप एथिकल डिसीजंस लोगे. वर्च्यू एथिक्स डेट्स टू एंशिएंट ग्रीक फिलोसॉफी, पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल. ठीक है. दिस कम्स फ्रॉम द हिस्ट्री. की कॉम्पोनेंट ऑफ वर्च्यू एथिक्स, इससे आने के चांसेस कम है पर फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ. एक हो गया वर्च्यूज. Virtue ethics identify certain characters, traits or virtues that are considered morally desirable. Example of virtues include honesty, courage, integrity, compassion and generosity. ये सब हमारे कैरेक्टर के हमारे अंदर होता है, हमारी पर्सनालिटी का ये सब पार्ट है. ऑनेस्टी, सच्चाई एथिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट बेस है. वो हमारे कैरेक्टर से ही आता है एक्चुअली. तो कैरेक्टर कैसे बिल्ड हो रहा है वो अब चाइल्डहुड, उसके ओरिजिन में जाओगे तो चाइल्डहुड है, फिर अपने ट्रेड्स हैं, अपने कुछ सोल के ट्रेड्स होते हैं. तो वर्च्यू एथिक्स में ऑनेस्टी रहेगा, करेज है, इंटीग्रिटी, इस तरह की चीजें आती है. एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी. यूडेमोनिया. एरिस्टोटल, वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ वर्च्यू एथिक्स, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया, often translated as flourishing or human flourishing. Eudaimonia is considered as the ultimate goal of human life and the virtues are seen as means to achieve it. ये जो टर्म है यूडोमेनिया ये एरिस्टोटल ने दिया है. उन्होंने बताया था इसको अगर आप ट्रांसलेट करो तो टर्म इज फ्लोरिशिंग और ह्यूमन फ्लोरिशिंग, मतलब फ्लोरिश करना. ह्यूमन फ्लोरिशिंग इज द अल्टीमेट गोल. यहाँ पे बता रहे यूडोमेनिया जो है इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. हर ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है. क्या है कि हम फ्लोरिश कैसे करें, नर्चर कैसे हो, राइट. और उसके लिए वर्च्यू चाहिए. आपकी जितनी सच्चाई सफाई होगी आपके कैरेक्टर में उतनी ज़्यादा आप अपने गोल की तरफ बढ़ पाओ. क्लियर. फोकस ऑन कैरेक्टर. वर्च्यू एथिक्स का मेन फोकस ही हमारे कैरेक्टर के ऊपर है. फाइन. प्रैक्टिकल विजडम. फ्रोनेसिस. वर्च्यू एथिक्स एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ practical wisdom or phronesis in making ethical decisions. It involves the ability to discern the morally right course of action in specific situation. हमें ना बहुत कुछ पता होता है, ये सही है, ये गलत है, पर जब सिचुएशन आती है तब हम लोग प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. देखो थियोरेटिकली एवरीवन इज अवेयर अबाउट क्या सही है क्या गलत है, बट प्रैक्टिकली जब सिचुएशन आई
क्या हम उसको यूज़ कर पाए? हमें पता है कि ज़ोर से बात नहीं करना चाहिए, धीरे बात करो, चिल्लाना नहीं चाहिए, सब पता है, पर जब सिचुएशन आती है तो चिल्लाते हैं। मैं तो अपने बच्चों के ऊपर मज़े से चिल्लाती हूँ, तो बोलती हूँ बच्चों को बोलती हूँ चिल्ला के मत बात करो, पर जब गुस्सा आता है तो मैं उन लोगों के ऊपर चिल्लाती हूँ। तो वही बात है, प्रैक्टिकल विजडम फ्रोनेसिस जिसको बोल रहे हैं, तो पता है पर क्या प्रैक्टिकली हम उसको यूज़ कर रहे हैं हर सिचुएशन में? वही चीज़ है रिलेशनल एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स ऑफन कंसिडर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग एथिकल बिहेवियर। अब देखो, हमारा समाज के संग जैसा हमारा एक रिलेशन रहता है, वो भी हमें इम्पैक्ट करता है हमारे एथिकल बिहेवियर को जज करने में। फाइन, द वर्च्यूज वन कल्टिवेट्स आर सीन एज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। ठीक है, critic of rule-based ethics. Unlike deontological ethics, which emphasizes following moral rules, virtue ethics critique the idea that ethical decision making should be primarily rule-based. तो ये rule-based ये है ही नहीं। वर्च्यू एथिक्स पूरी तरह वर्च्यू के ऊपर है, हमारी सोच, हमारा पर्सनालिटी, हमारे कैरेक्टर के ऊपर, नॉट ऑन द रूल और नॉट ऑन द कंसिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन। हमने क्या किया, सही गलत, वो सबसे मतलब नहीं। वर्च्यू एथिक्स प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक and balanced approach to morality. So virtue ethics basically it provides a holistic मतलब a whole approach, right? And a balanced approach. A balanced approach बता रहा है morality, encouraging individuals to strive for personal excellence and virtuous characters rather than merely following a set of rules or seeking specific outcome. देखो काफ़ी important है इस हिसाब से, क्योंकि जब तक as an individual हम सही नहीं सोचेंगे, हम खुद सही नहीं होंगे, तो जितने भी आप गाइडलाइंस दे दो वो फॉलो नहीं होंगे। मैंने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाए, बट इंसान को सही बनाना पड़ेगा ना। स्ट्रिक्ट तो इंसान को खुद के डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। तो वर्च्यू एथिक्स उसको फोकस करता है कि हम खुद सही तो बाहर भी सही। ठीक है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट वर्च्यू एथिक्स कैन बी सब्जेक्टिव एंड लैक्स क्लियर गाइडलाइंस फॉर एक्शन, बट प्रोपोनेंट बिलीव दैट इट ऑफर्स अ मोर फ्लेक्सिबल एंड कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग एथिकल चैलेंजेस। देखो, क्रिटिक्स बोल रहा है कि वर्च्यू एथिक्स जो क्रिटिक्स इसके लेकर है, वो बोल रहे हैं कि काफ़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से सोचेंगे, एंड लैक्स क्लियर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। नॉर्मल सी बात है, ये प्रॉपर गाइडलाइंस या रूल बेस्ड तो है नहीं वर्च्यू एथिक्स, क्योंकि ये बोल रहा है हर इंसान को खुद में अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि बेस है। अगर एक ह्यूमन बिहेवियर कैसे सही होगा? उसके वैल्यूज़, उसके जो एटीट्यूड है, उसका जो शुरू से जो मैंने क्या बोलते हैं नर्चरिंग जो हो रही है ना, वो अगर सही होगी, संस्कार बोलते हैं ना, उसका संस्कार अगर शुरू से सही मिलेगा तो वो आगे अच्छा आदमी बनेगा। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे डिसीजन लेगा। ये इस वर्च्यू एथिक्स इसको बोल रहा है। और बाकी जो एथिकल सिस्टम है वो बताते कि एक रूल होना चाहिए, एक सेट ऑफ गाइडलाइन जिसपे हम चलेंगे। देखो, एक्चुअली दोनों ही सही है। वर्च्यू एथिक्स बेस है, बेस तैयार हो गया तो बाकी आगे सही होगा ही। बट जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल नहीं हो, रूल होने से क्या हो जाता है कि हमें पता है जो सही नहीं भी है उसको भी सही करना ही होगा। ये तो वर्च्यू एथिक्स तो थोड़ा सब्जेक्टिव हो ही जा रहा है। क्यों सब्जेक्टिव हो रहा है? क्योंकि हर आदमी को तुम सही समझा दिए और वो सही कर लेगा, ऐसा तो जरूर नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना, मैंने तुमको अच्छे बात बता दी, अच्छा चीज़ समझा दिया, पर तुम अच्छा करोगे कि नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर है। तुमको मैं समझा रही हूँ पर तुम अच्छा करोगे, इसका कोई गारंटी है? पर जब लिखा हुआ है कि यहाँ पे मत जाइए, 500 रुपये फाइन लगेगा, तब तो फिर हमको करना ही होगा ना। तो टोटालिटी में अगर देखो तो दोनों मैंने डिफरेंट, जो अगर क्रिटिक की बात करूँ वो भी सही है और वर्च्यू एथिक्स है वो भी सही है। ठीक है ना। डिफाइन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी फैंसी वर्ड है अभी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई इसमें इन्वॉल्व है और इससे क्वेश्चन आएगा ही, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 ने ना सबके दिमाग में ऐसे CSR ठूस के भर दिया। पहले लोग सोचते थे करना है, नहीं करना, और मोदी जी आके सबको करवा के ही रहेंगे। हमें क्या है CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हर कॉर्पोरेट जो कंपनीज है वो सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है ना। मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रही हूँ, तो मैं कहाँ चला रही हूँ? इस समाज में। तुम लोग स्टूडेंट्स हो, कहाँ हो? सोसाइटी से आ रहे हो, तो मतलब मैं अगर मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ समाज का, रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ समाज में, सोसाइटी में, तो तुमको नहीं लगता कि मेरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सोसाइटी के तरफ, अपना खाओ, अपना रिसोर्सेज यूज़ करो, ऐसा नहीं है।
बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दैट इज वाई वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी. हर कॉरपोरेट का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के तरफ, जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू अ बिजनेस और कंपनीज कमिटमेंट टू ऑपरेटिंग इन एन इकोनॉमिकली, सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर. तो मेन कॉन्सेप्ट जो फोकस है वो क्या है कि कंपनी कमिट कर रहा है. यहाँ पर सीएसआर किस लिए फोकस कर रहा है? सीएसआर कंपनीज को बोल रहा है कि आप लोग बिजनेस तो करो, लेकिन ऐसे बिजनेस को करो जहाँ पे आप कमिट कर रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो. किसको? सोसाइटी को. क्या कमिटमेंट है? कि आप इकोनॉमिकली, सोशली समाज को लेके चलोगे, इन्वायरमेंटली इन्वायरमेंट को लेके चलोगे, इन अ सस्टेनेबल मैनर, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर. तो हम ऐसा ही बिजनेस करेंगे. बिजनेस के लिए यही चीज़ है ना कि बिजनेस को आप ऐसे करो जिससे आप भी सस्टेन करो और समाज भी सस्टेन करो. देखो बहुत सारे ऐसी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी लाइक टेक महिंद्रा है और लार्सन एंड टुब्रो भी है. मैं टेक महिंद्रा का जानती हूँ अभी क्योंकि उसके बहुत सारे काम, और इमामी का भी जानती हूँ. कोलकाता में उसके भी ये हैं, मैंने क्या बोलते हैं, CSR एक्टिविटीज़ हैं. वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ट्रेनिंग, ये सब कोर्सेज करवाते हैं. सो दोज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज. ठीक है, वो करवाते हैं और वो जॉब जनरेट करवाते हैं. तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ना, ट्रेनिंग वगैरह करवा के, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट बाहर से सीखेगा तो उसको पैसे लगेंगे. पर ये कंपनीज करवाती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं, फिर उनको जॉब देती हैं. सो ये भी एक CSR एक्टिविटी है. तो द गोल इज़ टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट. तो कहीं ना कहीं तो ये भी कुछ ना कुछ कर रही है ना. जैसे एक साइड में जाओगे तो देखो ग्रीन कोलकाता का बहुत सारा ऐसे लगा हुआ बैनर, ग्रीन कोलकाता. तो बहुत सारी कंपनीज है जो ग्रीन कोलकाता कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रही है. ग्रीन अर्थ, ग्रीन प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें. व्हाट डज इट मीन? वो ग्रीन क्या पूरा कोलकाता ग्रीन हो गया? ऐसा नहीं है. बट दे आर टेकिंग सम डिसीजंस और दे आर टेकिंग सम इनिशिएटिव जिससे हमारा सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहे, सस्टेनेबल रहे. की कॉम्पोनेंट्स ऑफ CSR इंक्लूड. अब कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का? क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? एक हो गई इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहली चीज़ है कि भाई CSR में सबसे पहली चीज़ आ गई इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इन्वायरमेंट को लेकर चलना. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज को लेकर चलना. एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट इज हमें जो करना है वो एथिकल होना चाहिए. जो भी हमारा बिजनेस है वो एथिकल होना चाहिए. स्टेक होल्डर इंगेजमेंट. हमारे स्टेक होल्डर्स इंगेज होते जाए. जो भी हम कर रहे हैं उसमें मेरे जितने भी स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? जो शेयर्स खरीदते हैं वो तो खाली शेयर होल्डर्स हो गए. एम्प्लॉयज, हाँ, वर्कर्स नहीं, वो एम्प्लॉयज नहीं हाँ. आ गया, CEO, ये सभी मैनेजमेंट उसको मैनेजमेंट. एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स तो हैं ही, सप्लायर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं. जो जो उस कंपनी से जुड़े हुए वो सारे लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं. Yes. कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर बाहर दोनों. जो बाहर से इन्वेस्टर हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं. अब वो नॉनवेज होगा, अंडा होगा उसमें. पता नहीं. ओके, बाय बाय. चलो. चलो. स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के इनिशिएटिव्स हमें लेने सो दैट स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये टर्म जानते हो? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नाम से सोचो भाई क्या है. कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, गवर्न कैसे करेगा, कंपनी कैसे चलेगी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फाइन. द इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर एथिकल डिसीजन मेकिंग. गवर्नेंस क्या कर रहा है? वो गवर्न कर रहा है, वो चेक कर रहा है वेदर कंपनी इज प्रैक्टिसिंग प्रॉपर गाइडलाइंस और नॉट, वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही. ठीक है. फिलंट्रॉफी मतलब एक तरह से बोल सकते दान दक्षिणा, चैरिटी, ये सारे एक्टिविटीज़. तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है.
CSR में तो ये सब रहेगा ही। अगर आपके मन में दान पुण्य की नहीं रहेगी भावना, वॉलंटरी अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स, तो वो नहीं होगा। एम्प्लॉय वेलबींग, ये भी CSR का एक पार्ट है। आप अपने एम्प्लॉय वेलबींग रख रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो समाज का पार्ट है, सोसाइटी का। तो मेरे अगर एम्प्लॉय अच्छे हैं तो सोसाइटी भी अच्छा होगा। सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ensuring ethical and sustainable practices throughout सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब क्या होता है? एंटायर जो मेरा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व। उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। तो पूरा मेरा सप्लाई चेन में सभी जगह पर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। क्लियर? ये था CSR। कंपनीज engage in CSR for various reasons, including building a positive corporate image, attracting socially conscious consumers and investors, and contributing to the long-term sustainability of both the business and society. ठीक है?